नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर एग्जाम 2024 के बारे में। ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले एक मैं मॉडल पेपर करा चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 क्वेश्चन है कि चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई चित्तौड़ विजय के बारे में। तो यहाँ पर यार ना सबसे पहले कि भाई बात हो रही है 1303 की। 1303 के अंदर जो है दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था। एक तो थे मेवाड़ के जो राणा, उनका नाम था रतन सिंह जी, है ना। उनका नाम क्या था? तो रतन सिंह जी उनका नाम था। और एक और कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना, रतन सिंह। और साथ ही साथ अगर बात करें तो मेवाड़ के जो राणा थे उनका नाम था रतन सिंह, और एक और कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी में अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी? यहाँ पर जीत हुई थी। और हार किसकी हुई थी? तो यार ना हार हुई थी रतन सिंह की, ठीक है ना। इसमें अगर बात करें अलाउद्दीन जब जीत गया था तो इसने क्या किया था? इसने अपने बेटे को सौंप दिया था इस किले को, जिसका नाम क्या था? खिजर खा उसका नाम था। उसका नाम क्या था? खिजर खा। और खिजर खा ने जो इसका नाम जो है इसी के नाम पर क्या नाम को रखा था? इसका खिजराबाद इसका नाम रखा था, ठीक है ना, खिजराबाद इसका नाम रखा था। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा? खिजराबाद इसका आंसर होगा। और अगर हम बात करें भाई यहाँ पर जो है चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा हुआ था इसी समय क्या हुआ था? तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा यहाँ पर हुआ था। प्रथम शाखा यहाँ पर हुआ था, याद रखना है। और इस प्रथम शाखा के अंदर हम याद रखने तो पद्मिनी ने यहाँ पे जोर किया था, है ना, रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोर किया था। रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोर किया था। यह भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चित्तौड़गढ़ का जो अगर बात करें नाम क्या रखा गया था? तो खिजराबाद रखा गया। कब रखा गया था? 1303 का जब युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम शाखा हुआ था रानी पद्मिनी ने जहां पे जोर से किया था। और केसरिया किसने किया था? तो केसरिया किया था, याद रखना, राव रतन सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी होगी। बढ़ते हैं अगली चीज तरफ। अगला है राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए के मौसर, शोक, त्रयोदशी संस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका मौसर, इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए के विजयदान देथा, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया और सूर्यमल मिश्र। तो यहां से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीताराम लालस ने जो है याद रखना राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सबसे पहले तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर हम बात करें सूर्यमल मिश्रण की, तो सूर्यमल मिश्रण की अगर हम बात करें तो ये बूंदी के दरबारी कवि थे ना। बूंदी के जो शासक थे, बूंदी के शासक का नाम क्या था? तो राम सिंह, ठीक है ना, उनका नाम क्या था? तो राम सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगर बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है। एक तो है वीर सतसई, इनकी रचना का नाम क्या है? तो वीर सतसई इनकी रचना का नाम है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सी इनकी रचना है? तो इनकी रचना का नाम याद रखना है आपको कि भाई जैसे हम बात कर सकते हैं राम रंजाट, है ना, राम रंजाट, ये भी क्या है? इनकी रचना है। इसके अलावा वंश भास्कर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वंश भास्कर के, ये वंश भास्कर है ना, यहां पे सही कर लेता है इसको थोड़ा सा। तो वंश भास्कर है ना, इस वंश भास्कर की रचयिता भी कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण थे। इसके अलावा और कौन सी रचना है? तो बलवंत विलास हो गया, बलवंत विलास। ये बलवंत विलास भी किसकी रचना है? तो बलवंत विलास भी जो है सूर्यमल मिश्रण की रचना है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं 4 हुए ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे धातु रूपावली, धातु रूपावली ये भी किसकी रचना है? तो धातु रूपावली भी इनकी रचना है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं छंद मयूख, छंद मयूख, छंद मयूख ये भी किसकी रचना है? तो ये हमारे सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो आपको आंसर याद रखना भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है, तो 6 रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की। राजस्थानी भाषा के शब्दकोश की तैयार किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? सीताराम लालस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली तरफ। निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर में अपनी राजधानी बनाई थी? तो आंसर होगा इसका कोकिल देव ने जो याद रखना आमेर की मीणाओं को हराकर यहाँ पर क्या किया था कि अपनी राजधानी को आमेर बनाया था। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1137 के अंदर 1137 में जो है आमेर वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश की स्थापना अगर हम बात करें तो किसने की थी? तो दुले राय ने, ठीक है ना, दुले राय, या जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तेजकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, दुले राय या तेजकरण के नाम से जिसको जाना जाता है। इसने क्या किया था? इस वंश की स्थापना की थी। इन्होंने जो सबसे पहले राजधानी कौन सी बनाई थी? तो यार ना सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दौसा को। किसको बनाया था? सबसे पहले दौसा बनाई थी। दौसा को यहाँ पर किसका हराया था? तो बड़ गुजरों को इन्होंने हराया था। और बड़ गुजरों को हराकर यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापना की थी। उसके बाद अगर बात करें तो कोकिल देव ने जो है आमेर की मीणाओं को हराया और अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? तो यहाँ पर आप याद रखना आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोकिल देव आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहां पर लिखा था? ऑप्शन है के अलवर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर के अंदर अगर बात करें तो इसको लिखा गया था। अगर बात करें सत्यार्थ प्रकाश की, तो सत्यार्थ प्रकाश को तो लिखा कहां था? तो ध्यान रखना उदयपुर के अंदर लिखा था। लेकिन अगर बात करें इसके प्रकाशन की, इसके प्रकाशन की अगर बात करें तो प्रकाशन की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था अजमेर से। कहां से हुआ था? अजमेर से। और अगर बात करें अजमेर में कहां से हुआ था, तो एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम था वैदिक यंत्रालय, ठीक है ना,
वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय ये क्या है, एक तरीके से वैदिक यंत्रालय है, एक प्रिंट प्रेस है ना, ये क्या है तो प्रिंटिंग प्रेस है। इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 1880 के अंदर। और यहीं से अगर हम बात करें तो जो सत्यार्थ प्रकाश की जो अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो अजमेर से इसका प्रकाशन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसका लिखा कहाँ गया था, तो उदयपुर के अंदर इसको लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना। तो दोनों चीज आपको याद रखनी। इसके अलावा अगर हम बात करें परोपकारिणी सभा की, परोपकारिणी सभा है ना, परोपकारिणी सभा, ये परोपकारिणी सभा का गठन भी अगर हम बात करें तो परोपकारिणी सभा का गठन भी जो है किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इसका गठन भी कहाँ किया गया था, तो उदयपुर के अंदर किया गया था, ये भी आपको याद रखना है ना। तो दो चीजें आपको याद रखनी उदयपुर से, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ लिखी थी, तो उदयपुर के अंदर लिखी थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1883 के अंदर है ना, ये भी याद रख सकते हो, स्थापना कब हुई थी, तो 1883 के अंदर। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रख सकते हो आप लोग, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1889 के अंदर इसका प्रकाशन किया गया था, ये भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सन 1903 में किसने अपनी जागीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया था? अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले एक ठिकाना आता है जिसका नाम है बिजोलिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है बिजोलिया ठिकाना है ना। पहले उस समय किस समय आता था, तो ये बिजोलिया ठिकाना जो है उस समय चित्तौड़ रियासत के अंदर आता था है ना, लेकिन चित्तौड़ यानी मेवाड़ रियासत के अंदर आता था। लेकिन बिजोलिया वर्तमान में कहाँ आता है, तो ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वर्तमान में रखना भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर जो है कुल मिला के 84 प्रकार के कर लगते थे। यहाँ पर कितने प्रकार के लगते थे, तो कर यानी टैक्स है ना, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, टैक्स की बात हो रही है। यानी 84 प्रकार के यहाँ पे कर लगते थे, उसमें से कुछ प्रमुख कर थे जिसका नाम अगर हम बात करें तो चौरी कर प्रमुख नाम होता था, ठीक है ना। इससे अगर हम बात करें तो तलवार बंधई था, तलवार बंधई है ना, तलवार बंधई ये कर भी यहाँ पर लगते थे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर जो है बिजोलिया के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था वो चला था हमारे पास 1887 से लेकर हम बात करें तो 1941 तक जो है ये आंदोलन चला था। लगभग हम बात कर सकते हैं यहाँ पे काफी समय तक ये आंदोलन यहाँ पर चला था। सबसे पहले अगर बात करें भाई इसका जो संचालन किसने किया था, तो यार ना साधु सीताराम दास ने सबसे पहले इसका संचालन किया था ना। साधु सीताराम दास ने जो है सबसे पहले इसका संचालन किया था। उसके बाद में अगर बात करें इसका संचालन किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक ने किया था। इसके बाद में इसका संचालन किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक ने जो है इसका संचालन किया था। और उसके बाद में जो है अंतिम रूप से अगर बात करें तीसरे चरण में मुख्य रूप से संचालन किसके द्वारा किया गया था, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया था ना, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो है अंतिम रूप से संचालन इसका किया गया था। इसके अलावा अनेक बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर कार्य करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि प्रथम चरण में अगर हम बात करते हैं साधु सीताराम दास में, दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो विजय सिंह पथिक में, और माणिक्यलाल वर्मा ने जो है तीसरे चरण में जो मुख्य रूप से यहाँ पर कार्य किया था। ये ध्यान रखना है। बात हो रही सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था, तो आंसर होगा इसका कृष्ण सिंह जो याद रखना कि चौरी कर को लगाया था। ये 5 रुपए का कर था, ये क्या था, 5 रुपए का यहाँ पे कर हुआ करता था। इसमें क्या करता था कि बेटी के विवाह के ऊपर जो है जो भी व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह करता था उसको जो है राजा को 5 रुपए जो कर देना पड़ता था चौरी कर के रूप में। अगर बात करें पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था, तो तलवार बंधई लगाई थी ना। इन्होंने कौन सा कर लगाया था, तो तलवार बंधई कर इन्होंने लगाई थी, ये आपको ध्यान रखना ना, तलवार बंधई ना। इन्होंने कौन सा कर लगाया था, तो तलवार बंधई कर इन्होंने लगाया था, ये आपको ध्यान रखना, तलवार बंधई, ठीक है, तलवार बंधई, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चौरी कर किसने लगाया था, तो कृष्ण सिंह ने लगाया था। पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था, तो तलवार बंधई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ था, तो 1887 से लेकर 1941 तक यहाँ पर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन जो से हम बात करें, बिजोलिया ठिकाना कहाँ पर आता, तो भीलवाड़ा में आता है। यहाँ पर 84 प्रकार के कर लगते थे, जिसमें चौरी कर हो गया, तलवार बंधई हो गया, इसके अलावा लाटा कुंता भी हो गया ना, लाटा और कुंता ये कर भी यहाँ पर लगाए गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्स लगते थे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। अगला है एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक या गोविंद गिरी। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। अगर बात करें मोतीलाल तेजावत को जो है यार ना किस नाम से जाना जाता, तो इनको कहा जाता है आदिवासियों को मसीहा। क्या कहा जाता है इनको, आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा इन्हें कहा जाता है, ठीक है, आदिवासियों का मसीहा। इसके अलावा इनको बाबूसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको, बाबूसा के नाम से भी इनको जाता है, ये भी याद रखना है। अगर बात करें भाई एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो यार ना मोतीलाल तेजावत है। और इसकी शुरुआत अगर कहां से हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी मातृकुंडिया से, है ना, मातृकुंडिया से इसकी शुरुआत हुई थी। मातृकुंडिया जो कि कहाँ आता था, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। इस मातृकुंडिया से यहाँ पर क्या हुई थी, तो एकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी, तो यार ना 1921 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि मोतीलाल तेजावत को किस नाम से जाना जाता है, तो आदिवासियों का मसीहा या बाबूसा के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर बात करें मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से जो है एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 के अंदर हुई थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
अगला है माणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक है? तो सही आंसर होगा इसका मेवाड़ प्रजामंडल के यहाँ पे संस्थापक है। किसके? माणिकलाल वर्मा। अगर बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1938 के अंदर जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई 1938 में स्थापना हुई थी, स्थापना किसने की थी? तो माणिकलाल वर्मा ने की थी। लेकिन इसके अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है कि अध्यक्ष का नाम क्या होगा? तो बलवंत सिंह मेहता होगा। ठीक है ना, अध्यक्ष का नाम क्या है? तो बलवंत सिंह मेहता इनके अध्यक्ष का नाम होगा। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, भाई स्थापना तो किसने की थी? तो माणिकलाल वर्मा हो गया, लेकिन बलवंत सिंह मेहता हो गया, मोहनलाल सुखाड़िया हो गए, ये सब क्या थे? इसके संस्थापकों में से एक थे। लेकिन हम इसके अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे तो कौन सा होगा? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में। शाहपुरा की कब हुई थी? तो 1938 में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 जैसलमेर मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, करौली त्रिलोकचंद माथुर। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर से पहले आपका आंसर जरूर लिख दिया करें। तो यहां पर से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतापगढ़ का जो है रमेश चंद्र ओझा नहीं है। ठीक है ना, प्रतापगढ़ के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो अमृतलाल पाठक था। ठीक है ना, अमृतलाल पाठक जो थे वो प्रतापगढ़ के क्या थे? प्रजामंडल के संस्थापक थे। इसका हम बात करें भाई रमेश चंद्र ओझा कहाँ के थे? तो ये शाहपुरा के थे ना, ये आपको ध्यान रखना। ये कहाँ के थे प्रजामंडल के संस्थापक? तो ये शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक हुआ करते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ का। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भाई जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो मीठालाल व्यास थे। प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, करौली कौन थे? तो त्रिलोकचंद्र माथुर। और प्रतापगढ़ के कौन है? तो अमृतलाल पाठक है। और अगर हम बात करें शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो रमेश चंद्र ओझा। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है कि उदयभान सिंह, शोभाराम कुमावत, टीकाराम पालीवाल, सवाई मान सिंह। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से आंसर होगा शोभाराम कुमावत। अगर बात करें मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? भाई आपको पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। उसमें सबसे पहला संघ कौन सा था? तो मत्स्य संघ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 मार्च 1949 को अगर बात करें तो मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, इसमें जो है 4 जिलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से? तो अलवर को, इसके अलावा अगर बात करें कौन सा? भरतपुर को, और अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे धौलपुर को। ठीक है ना, धौलपुर। और चौथा कौन सा है? तो करौली। इन 4 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया था। इसमें से अगर बात करें शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके अगर हम बात करें कि उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था? तो इनका राज प्रमुख बनाया गया था। उसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को। और इनका संबंध कहां से आता है? तो धौलपुर से इनका संबंध आता है। ठीक है ना, इनका संबंध कहां से आता है? तो धौलपुर से इनका संबंध आता है। अगर हम बात करें राजधानी की, किसकी बात करें हम लोग? राजधानी की, तो राजधानी बनाई गई थी अलवर बनाई गई थी। ठीक है, अलवर बनाई गई थी। और अगर बात करें भाई मत्स्य संघ नाम सुझाया किसने था? मत्स्य संघ नाम जो सुझाया था, मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था? तो नाम रखना है कि के.एम. मुंशी ने, है ना, के.एम. मुंशी ने जो है इसका नाम दिया था। ये भी आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। समझ में आ गया होगा कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत थे। अगर बात करें राज प्रमुख का नाम क्या है? तो राज प्रमुख का नाम है उदयभान सिंह, जो कि कहां के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। 18 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 इसमें आए थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत इसमें शामिल की गई थी। इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? अलवर रखी गई थी। मत्स्य संघ का नाम किसने सुझाया था? तो यार रखना के मुंशी ने इसका नाम सुझाया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? अब हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते थे। गूगल, हल्दी, सफेद मूसली या आंवला? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आंवला। ये विटामिन सी का स्रोत है। अगर बात करें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है ना, कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि भाई कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? खसरा है, रेबीज है, हीमोफीलिया है या कुष्ठ रोग है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेबीज। ठीक है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यार हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। हाइड्रोफोबिया, रेबीज भी कह सकते हो, साथ ही साथ क्या कह सकते हो? हाइड्रोफोबिया भी इससे कह सकते हो। आंसर क्या होगा इसका? रेबीज इसका सही आंसर होगा। अगला है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी मीटर में कितनी होगी? तो पहले अगर बात करें भाई दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो याद रखना भी जो वक्रता त्रिज्या है, एक तो क्या चीज है अपने पास? वक्रता त्रिज्या है, और एक और क्या है? तो फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी है। इस दोनों के बीच में संबंध आपको याद होना चाहिए, फोकस दूरी। तो इन दोनों के बीच में संबंध जब आपको याद होगा तभी तो आप इसका आंसर बताओगे। तो यार ना ये संबंध होता है R बराबर 2F। क्या होता है? R बराबर 2F बराबर होता है। आंसर किस में पूछा गया है? तो मीटर के अंदर अपने पास आंसर पूछा गया है। देख इसमें रखी त्रिज्या तो 60 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो देखो R बराबर दे रखा है 60 सेंटीमीटर ना, तो ये 60 सेंटीमीटर में अगर हम आपको मीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे? 100 का डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ 100 का डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। फिर अपने पास क्या है? इधर देखो 2 और F दे रखा अपने पास। F का मतलब यहाँ पे फोकस दूरी है ना, F का मतलब क्या है? पे तो फोकस दूरी है। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया,
ठीक है ना। अब अपने पास कितना है यहाँ पे देखो 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 हो जाएगा अपने पास। इधर कितना है तो 2f अपने पास दे रखा है, तो यहाँ पे जब 2 का डिवाइड में जाएगा तो अपने पास क्या आएगा f बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास, f बराबर अपने पास निकल के आएगा, f बराबर अपने पास निकल के आएगा 0.6/2। तो आंसर कितना आएगा देखो 0.3 यहाँ पे आंसर आएगा, है ना। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के अंदर संबंध होता है r बराबर 2f। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दे रखा था, तो इस हिसाब से आंसर कितना निकल के आएगा तो 0.3। अब यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आप कोई सा भी ऑप्शन सही कर लो इसको कि भाई 0.3 हमने यहाँ पे कर लिया एक तरीके से, है ना। 0.3 कर लिया तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि r बराबर क्या होगा 2f होगा। अगर आप आपका आंसर सही तरीके से लाना चाहते हो तो आप यहाँ 60 सेंटीमीटर की जगह कर लो 80 सेंटीमीटर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं इसकी जगह चेंज करके क्या कर दूँ, अगर 80 कर लूँ मान लो तो 80 आ जाएगा। डिवाइड करना पड़ेगा किससे 100 से, सेंटीमीटर को मीटर में भी तो बदलना पड़ेगा ना। तो 80 का क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। इधर कितना है अपने पास 2f है, 1 0 से 1 0 कट गया 0.8 आंसर हो गया। अगर 2f इधर लिखा हुआ है तो f बराबर कितना आ जाएगा 0.8 बटे में कितना आएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास f बराबर 0.4। तो आप या तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लें या फिर आपके आंसर में करेक्शन कर लें। आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई हीरे की चमकने के कारण क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है। भाई पीतल जो है किस किस धातु से मिलकर बनी है, कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन, जिंक और एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कॉपर और जिंक से मिलकर बनी हुई है। अगर हम बात करें पीतल को याद रखना भी किस मिश्र धातु से बनी हुई है तो आपको ये याद रखनी सिंपल सी ट्रिक पिताजी, है ना। पी का मतलब हो गया यहाँ पे पीतल, त का मतलब हो गया यहाँ पे तांबा, ठीक है ना। त का मतलब क्या हो गया यहाँ पे तांबा, और जे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे जिंक हो गया ना। जे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे जिंक हो गया, और तांबे को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, और जिंक तो आपको याद रखना है। इसका मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक, यहाँ पर सही आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है ना। कॉपर और जिंक यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारे मैथ्स के क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पास हुए तथा 455 विद्यार्थी फेल हुए। इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें भाई 100% अगर हम मान लें उसमें से फेल कितने हो गए तो 35% उसमें फेल हो गए, तो बाकी कितने बचे अपने पास यहाँ पे, बाकी बचे अपने पास यहाँ पे भाई 100 है, उस 100 में से क्या निकाल देंगे हम लोग 35 बाहर निकाल देंगे। तो अपने पास देखो 5 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया अपने पास 6, यानी 65% बच्चे क्या हुए यहाँ पे फेल हो गए। और अगर हम बात करें इसमें संख्या कितनी दे रही है, देखो 455 दे रही है, यानी 65% जो है वो किसके बराबर है तो 455 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 1% का निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, हमें 455 में 65 का भाग देना पड़ेगा। तो 455 में भाग दे दिया हमने 65 का, किसका भाग देंगे हम लोग यहाँ पे 65 का भाग देंगे। अब देखो 5 के पार्ट से काट लेते हैं इसको, 5 के पार्ट से कटा ये वाला, तो 5 के पार्ट से अगर हमने इसको काटा या हम लोग 13 के पार्ट से इसको काटने की कोशिश करते हैं तो 13 के पार्ट में 5 बार 13 65, और 13 के पार्ट से इसको काटेंगे तो 13 39, फिर बचे कितने अपने पास यहाँ पे 13 39 जो बचे अपने पास 6 और 13 65, यानी 5 बार आ गया अपने पास यहाँ पे। 5 के बार से काटेंगे तो कितना आ गया अपने पास 7 आ गया, यानी 1% जो है किसके बराबर आ रहा है तो 7 व्यक्ति के बराबर आ रहा है, 7 स्टूडेंट के बराबर यहाँ पे आ रहा है। अपने को चाहिए 100%, तो अगर हमने 100% लाना तो इधर कितना करना पड़ेगा 700, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 700 हो जाएगा। समझ में आएगा आपको भाई। यहाँ पे अगर बात करें 35% विद्यार्थी तो फेल हो गए थे, तो बाकी पास कितने हुए 65% जो है वो पास हुए, और पास होने वाली संख्या अपने पास है कितनी है 455 अपने पास दे रही है, यानी 65% और 455 बराबर है। तो हमने 1% का निकाला, 1% का निकालने के लिए क्या कर दिया हमने भाग कर दिया, तो अपने पास क्या निकल के आया 7 निकल के आया। 1% बराबर कितना आया देखो 7 आया, हमें 100% चाहिए तो 100% कितना हो गया 700 हो गया, तो आंसर कितना हो गया इसका 700 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय में kx माइनस 2y kx माइनस y बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं भाई, जैसे भी हमने कल की वीडियो में भी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की थी कि भाई समीकरण निकाय का कोई भी हल अगर नहीं है तो यहाँ पे जो इनके गुणांक है, जैसे मान लो x का गुणांक यहाँ पर क्या है k है, y का गुणांक अपने को नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, बराबर में क्या दे रखा c दे रखा है यहाँ पे। तो देखो कोई भी द्विघात समीकरण जो इस रूप में होती है ax प्लस by आप बराबर में चाहे तो बराबर में लिख दो, बराबर c के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसमें दो समीकरण दे रही तो a1 b1 और c1 मान लेते हैं, तो इस हिसाब से देखो a1 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास k हो गई, b1 की वैल्यू कितनी हो गई तो देखो -1 हो गया, और c1 की वैल्यू कितनी हो गई तो 2 हो गई अपने पास यहाँ पे। इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी हो गई तो a2 की वैल्यू हो गई 6, और b2 की वैल्यू कितनी हो गई तो -2 हो गई, और अगर हम बात करें c2 की वैल्यू कितनी हो गई तो 3 हो गई अपने पास यहाँ पे। अब अपने पास समीकरण निकाय का अगर कोई भी हल नहीं है तो इससे बराबर सबके पास निकल के आता है a1/a2 बराबर b1/b2 निकल के आता है, और नॉट इक्वल टू c1/c2 निकल के आता है। ये रिलेशन आता है जब कोई भी हल विद्यमान नहीं हो। तो अपने पास देखो यहाँ पर वैल्यू रख लें, a1 की वैल्यू कितनी है देखो k है, a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू कितनी है तो -1, और b2 की वैल्यू कितनी है तो -2, ये रख दिया हमने। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया अपने पास, तो देखो k तो ऐसे ही है, यहाँ पे कितना है 1/2,
6 भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये 6 गुणा में आ गया अपने पास। 2 के बाद से काटेंगे तो कितना आ गया अपने पास, k बराबर 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 70 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहां पे बात किसकी हो रही है, बेलन की। तो यहां पे 2 सूत्र आपको याद रखने की, एक तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक और कौन सा आया था, बेलन का है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एक और कौन सी चीज है, तो एक है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर हम बात करें इसका सूत्र क्या है, तो देखो इसका सूत्र होता है 2 पाई r, कोष्टक के अंदर आता है r प्लस h आता है। और अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई r h होता है, ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। देखो 2 पाई से तो 2 पाई कट रहा है तो काट दिया हम लोगों ने, r से 8 भी कट रहा है तो r भी काट दिया हम लोगों ने। फिर क्या है, r प्लस h है। r कितना देखो 70 प्लस h कितना अपने पास, h है अपने पास 30। नीचे कितना है अपने पास, h है 30। नीचे कितना अपने पास, देखो h है, h की वैल्यू कितनी अपने पास, यहाँ पे h है अपने पास 30 है ना। ऊंचाई कितनी देर की हमने, 30 देर की यहाँ पे, तो 30 लिख दिया। 70 प्लस 30 कितना हो गया, देखो 100 हो गया। नीचे कितना आएगा, 30 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी आंसर कितना है, तो 10:3 इसका आंसर आया। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, कि 10:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना भाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r, कोष्टक के अंदर r प्लस h, r का मतलब त्रिज्या, h का मतलब ऊंचाई। फिर नीचे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। 2 पाई r से 2 पाई r तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा r प्लस h और नीचे क्या अपने पास h बचा। r की वैल्यू मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 70 है तो 70 लिख दिया। h की वैल्यू कितनी है 30 तो 30 लिख दिया। नीचे कितना है h, तो h की वैल्यू लिख दी। 70 प्लस 30 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया तो 10:3 इसका आंसर निकल के आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्गाकार मैदान में 2 चक्कर लगाने पर 2 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण होती है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो इसको भाई, जैसे मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक वर्गाकार मैदान दे रखा है ना। वर्गाकार मैदान की खासियत होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जो अगर में क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 चक्कर लगाने पर कितने हो रहे हैं भाई, 2 चक्कर लगाओगे तो 2 किलोमीटर दौड़ोगे। तो हम बात करें भाई एक चक्कर में क्या होगा, एक चक्कर में अगर बात करें तो एक चक्कर के अंदर होगा 1 किलोमीटर, है ना। एक चक्कर में कितना होगा, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। अगर बात करें भाई एक चक्कर लगाएंगे तो यहाँ से बंदा स्टार्ट करता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है, और यहाँ से यहाँ तक आता है। जैसे अगर मान लें भाई वर्ग की चारों भुजाएं तो क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये कितना हो गया x, तो ये भी क्या होगा x ही होगा, ये भी कितना होगा x होगा, और ये भी कितना होगा x होगा। यानी वो जो है दौड़ा, जो अगर हम बात करें तो देखो कितना हो गया 4x हो गया, और ये 4x जो है किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किलोमीटर को, अगर हम आंसर किस में लिखा हुआ, मीटर में लिखा हुआ ना, तो मीटर में बदले तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। किसमें हो गया 1000 मीटर। और अगर मीटर भाई यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो देखो 1000 में क्या आ जाएगा, 4 का भाग लग जाएगा, और 4 का जब भाग लगाया तो देखो 4 के बारे से कट गया ये 25, 4 के बारे से काटा तो कितना हो गया, 4 से काटे 25 और 2 0, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई अपने पास, तो x की वैल्यू अपने पास निकल के आई 250। ये 250 क्या है, तो इस वर्ग की क्या है, साइड है। ये 250 मीटर यहाँ पे क्या आ गया, वर्ग की साइड आ गई। और वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, तो x का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अपने पास भुजा कितनी है, 250, तो 250 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी 62500। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 62500। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत से 25% अधिक अंकित करता है और उसके बाद 10% कटौती कर बेचता है, तो व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। देखो व्यापारी ने क्या किया, माल खरीदा, उसके ऊपर कितना परसेंट बढ़ाया उसने, 25%। जैसे अगर बात करें भाई 100 रुपए की वस्तु मान लो कोई है, उसके ऊपर उसने 25% बढ़ा दिया, यानी वो वस्तु कितनी हुई होगी, 125 की होगी अपने पास। फिर उसने क्या किया, उसके ऊपर 10% की कटौती कर दी, है ना। अगर बात करें भाई 125 का 10% कितना होता है, देखो 10% 10/100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर हम बात करें भाई 125 बटे में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो अगर बात करें कितना है 12.5 आया ना, यानी 12.5 रुपए उसने माइनस कर लिए। भाई वस्तु के ऊपर रेट कितनी लगा रखी थी 125, उसमें से कितने माइनस कर दिए, 12.5 माइनस कर दिए, यानी अब वो वस्तु कितनी है 112.5 की है। वस्तु खरीदी कितने में थी, 100 में थी, यानी उतने उस पर लाभ कितना हो रहा है, तो 12.5% का उसमें लाभ हो रहा है। तो यहां आंसर हो जाएगा 12.5%, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राणा कुंभा की हत्या किसने की थी, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 डी। उदा ने जो है यार महाराणा कुंभा की यहाँ पर क्या की थी, हत्या की थी। महाराणा कुंभा एक महान शासक थे जिन्होंने जो है काफी अपने जीवन में एक युद्ध इन्होंने अभी तक नहीं हारा, और इसके अलावा बहुत सारी इन्होंने जो है वास्तुकला के जनक भी इनको कहा जाता है। महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, तो वास्तुकला का जनक कहा जाता है ना, वास्तुकला का झलक भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनके बहुत सारे नाम है,
क्योंकि हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ना राजकुमार के नाम से ना, उड़ना राजकुमार के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो याद रखना कि पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राणा अज्जन ने जो यहाँ पर नेतृत्व संभाला, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? मोटा राजा उदय सिंह, राव सूर सिंह, महाराजा अगस्त सिंह और जसवंत सिंह। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सूर सिंह ने। अगर बात करें महाराजा अगस्त सिंह की, तो इनको जो है दल थम्बन की उपाधि मिली थी। इनको किसकी उपाधि मिली थी? तो दल थम्बन की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है ना, थम्बन की उपाधि इनको दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के, उदयमान सिंह धौलपुर के, जय सिंह अलवर के, महाराजा राज सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराजा गंगा सिंह, जो कि कहां से संबंध रखते हैं? बीकानेर से जिनका संबंध आता है, ये यहाँ के क्या रखे गए थे? प्रथम चांसलर रखे गए थे, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह या मेजर राजा जय सिंह। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा राजा जय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सवाई जय सिंह ने जो है 7 मुगल शासकों के साथ में संबंध, मतलब 7 मुगल शासकों के साथ में इन्होंने क्या किया था? काम किया था। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह की अगर बात करें तो 3 मुगल शासकों के साथ में इन्होंने काम किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि राजस्थान में कहां वैदिक यंत्रालय छापा खाना खोला गया था? छापा खाना मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है ना, यहाँ पे मतलब क्या है? तो प्रिंटिंग प्रेस का ही यहाँ पे मतलब है। तो आपको मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन जो किया था उसमें आंसर बताया था कि अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला है हमारा कि हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो आंसर होगा इसका हरविलास शारदा को यहाँ पर जो है राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? तो आंसर होगा इसका विजय सिंह पथन ने जो अगर बात करें तो उपरमाल पंच बोर्ड का यहाँ पर क्या किया था? गठन किया था। अगला है हमारा, राजस्थान में सम सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका गोविंद गिरी ने जो है सम सभा की यहाँ पर स्थापना की थी। भोगीलाल पांडे की अगर बात करें तो डूंगरपुर प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत का संबंध आता है एक ही आंदोलन से, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो आंसर होगा इसका बीकानेर प्रजामंडल के दौरान जो है कांगड़ कांड की घटना घटित हुई थी। अगला है हमारा, आज के कंप्लीट क्वेश्चन हमारे हो गए हैं यहाँ पे। वीडियो को आप कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।